नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो भाई कल होली की छुट्टी है। होली की सबसे पहले तो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर देश में रंगों की होली है, गुलाल की होली होगी। लेकिन आपको पता है मिडल ईस्ट में यूएस, इज़राइल, ईरान जो कर रहे हैं वो तो एक खून की होली खेली जा रही है। उसका असर सारी मार्केट पर अक्रॉस द वर्ल्ड पड़ रहा है। अगर मैं बात करूं क्रूड ऑयल लगभग लगभग 7.5 से 8% और नेचुरल गैस 5, 5.5 से 6% तक तेज दिखाई दे रहे हैं ये वीडियो बनाने के आसपास जो समय है इस पे। और अब आगे क्या हो सकता है उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर मेरे को कई लोगों ने क्वेश्चन किया है कि साहब ये स्ट्रेट ऑफ होम्स क्या है, उस पर ज़रूर चर्चा कीजिएगा। और ये अमेरिका का मसला क्या है, ईरान से अमेरिका क्यों ये सब चीज़ कर रहा है, अमेरिका क्या कारण दे रहा है ये सब जो जंग हो रही है, इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद मार्केट पर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे। खैर कुछ ज़्यादा है नहीं मार्केट पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है वैसे तो 2-3 मार्च तो चली रही है। 5 मार्च तक एकदम हो सकता है एक उछाल सा आ सकता है, हो सकता है कि आ जाए। क्योंकि आपको पता है 5 से 7 मार्च में ज़्यादातर लोगों की एसआईपीज़ लगती हैं, म्यूचुअल फंड की एसआईपीज़। मेरी भी तभी लगती हैं एसआईपीज़। और आपको मालूम है कि भाई जिस दिन एसआईपी लगती है उस दिन बिल्कुल ऊपर होती है मार्केट, उसके बाद धड़ 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 नीचे को आती हुई दिखाई पड़ती है। खैर वो एक अलग सब्जेक्ट है, हम अपने मेन सब्जेक्ट पे आते हैं। सबसे पहला तो यही जानना है कि भाई क्या हो क्या रहा है इस समय। ईरान पर जो अटैक किया इसराइल ने, अमेरिका ने, जिसमें कि खमनई जो हैं, जो उनके जो सुप्रीम लीडर थे, उनको ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद ईरान भी अपने पूरे जिसको कहते हैं ना जलाल पर है, पूरे का पूरा वो भी अपना वो भी कर रहा है कि भाई अब हम भी पूरा बदला लेंगे खमानी साहब की शहादत। जैसे वो शहादत पुटअप करते हैं उससे वो कहते हैं उनकी शहादत का। तो उन्होंने जितने भी एयर बेसिस हैं, नेवल बेसिस हैं यूएस के, उनके आसपास उन सब पे मिज़ाइल्स छोड़नी शुरू कर रखी हैं। ओमान पे भी मिज़ाइल छोड़ी गई। आपके क्या कहते हैं यूएई में भी बेसिस को टारगेट किया गया। इवन फॉर टू टू एन एक्सटेंट कि अगर आप देखोगे जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, इन सब जगहों पर भी ईरान ने अटैक किया। और तो और अगर आप बात करोगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि ईरान ने साइप्रस में भी एक बेस पर अटैक किया, जहां पे यूएस का बेस था उस पर उसने अटैक किया है। अब ये जो स्ट्रेट ऑफ होम्स है इसकी बड़ी कहानी है साहब। और ये जो इतना सारा जो ऑयल वगैरह का जो रेट्स बढ़ रहे हैं, इसका पूरे विश्व पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसमें तो कोई शक है ही नहीं। इसकी क्या कहानी है स्ट्रेट ऑफ होम्स से, उस पर बात करते हैं। लेकिन अटैक क्यों किया ईरान के ऊपर अमेरिका ने और इसराइल ने? सबसे पहला जो कारण जो अमेरिका देता है वो कहता है कि न्यूक्लियर थ्रेट, कि भाई ईरान से उनको न्यूक्लियर थ्रेट थी। ईरान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था और किसी भी समय ये एक विश्व के लिए एक थ्रेट होता। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता कि सिर्फ ईरान ही न्यूक्लियर थ्रेट था। हमारे पड़ोस में मुल्ला मुनीर जिसको कहते हैं, जिसको फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई है, जिसको कि ट्रम्प साहब कहते हैं पाकिस्तान इज़ गॉट अ वेरी गुड जनरल, ठीक है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वहाँ, उसके देश में भी तो चाहे वो चोरी से उसने बनाया, वो भी तो न्यूक्लियर थ्रेट है, वो नहीं है न्यूक्लियर थ्रेट? अगेन अ बिग न्यूक्लियर थ्रेट है वो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मिज़ाइल्स डेवलप कर रहा है। तो भाई मिज़ाइल्स कौन डेवलप नहीं कर रहा? वो भी कर रहा होगा अपनी शक्ति के लिए कि भाई मेरे को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि असल खेल तो कुछ और है, असल खेल तो तेल का है। उस पर जब आप स्टेट ऑफ होम्स पे आओगे तो आपको समझ में आएगा कि असल खेल कैसे है। उसके बाद कुछ एक ऐसी चीज़ें हुई पीछे जिसमें कि पास्ट में भी और रिसेंटली भी अटैक किए गए यूएस जो ट्रूप्स थे उन पर अटैक हुआ। तो ये भी भांडा जो फोड़ा गया वो भी ईरान पर ही फोड़ा गया। और सबसे बड़ी बात तो आपको पता भी, पीछे एक जिसको ना एक आंदोलन टाइप भी चलवाया था अमेरिका ने, उसको कहते थे कि अमेरिका उसको फंड कर रहा है, अमेरिका उसको फ्यूल कर रहा है। और ह्यूमन राइट्स का एक बहुत बड़ा
बहुत बड़ा पॉइंट लेके कि भाई ह्यूमन राइट्स की यहाँ पे अवहेलना हो रही है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, खास करके वुमेन जो है वो बुर्के में है, अगर ये मान लिया अपने सिर पे से वो जो भी कपड़ा हटाती हैं तो उनको मार दिया जाता है। ये सब चीज़ पूरे विश्व में आई, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि भाई वहाँ पर मेन मसला था कि रेजीम चेंज हो जाए, इस्लामिक रेजीम जो है उसको चेंज करना मसला था। अब अमेरिका ने सोचा कि भाई जैसे उसने वेनेजुएला पे किया कि जाओ मदुरा और उसकी वाइफ को उठा के ले आओ, सब कुछ ओके, कोई चक्कर ही नहीं है। यहाँ पर उसको ये तो पता था कि भाई इसको उठाना तो मुश्किल है, ये उठाना आसान बात नहीं है, लेकिन ठीक है भाई यूएस माइट है और उसने इसको नेस्तनाबूदी कर दिया, ख़त्म ही कर दिया। सुप्रीम लीडर खमेनाई को ख़त्म ही कर दिया। उसको ये था कि अगर इसको ख़त्म कर दूंगा तो अपराइजिंग हो जाएगी, कॉमन पीपल जनरल पब्लिक उठ खड़ी होगी, जिसको मैं और फ्यूल करूंगा और एक नई लीडरशिप खड़ी हो जाएगी, नया एक, क्योंकि यहाँ पर ये समझ लीजिए 79 के बाद जब से राजशाही से जब ये डेमोक्रेसी की तरफ जिसको कि इस्लामिक रिपब्लिक बनाया, से उस तब तक अभी तक तब से लेकर अब तक कोई ऐसी खास कोई अपोजिशन तो कहीं है ही नहीं, कोई पॉलिटिकल ऐसा कुछ है ही नहीं। तो वो उठना शायद बहुत दूर की कौड़ी था और अमेरिका को इस चीज़ की समझ भी थी। तो लेकिन उनको लगा कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम लोग यहाँ पे एक नया लीडरशिप क्रिएट कर लेंगे। लेकिन खमेनाई के ख़त्म होने के बावजूद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई अपराइजिंग नहीं हुई। थोड़े बहुत ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खबरें आई, वो चाहे वो प्रोपोगंडा खबरें थी या जो भी था, लेकिन कोई ऐसी खबरें नहीं आई। और अब ये जो है ना टास्क, इट हैज़ बिकम मोर डिफ़िकल्ट। एंड इन्होंने जितना ईरान को, ईरान इनको भी पता होना चाहिए था कि ईरान आसान नहीं है। पहली बात तो ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, दूसरी चीज़ वो लड़ता लड़ता तो मर जाएगा। ठीक है कि अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता, वो एक अलग बात है, लेकिन वो लड़के मरना मंजूर करने वाले लोग हैं, ठीक है जी, और वही अभी कर रहे हैं। एनीवेज उन्होंने, आपको पता है कि जहाँ जहाँ यूएस बेसिस हैं उन सब पे भी टारगेट, जैसा मैंने आपको बताया, किया ही है। और अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था ट्विटर पे, एक्स जिसको कहते हैं, पहले जो ट्विटर था, उस पे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के वो क्या कह रहे हैं, आइए ज़रा देखते हैं। क्लैश रिपोर्ट है एक, उस पर वो कहता है, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अरागाची क्या कहते हैं। अरागाची साहब कहते हैं कि भाई अब जो ओमान में हुआ है, व्हाट हैपेंड इन ओमान वाज नॉट आवर चॉइस। तो भाई किसकी चॉइस थी? Oman foreign ministers, I explained for them. What happened in Oman was not our choice. We have already told our, army, armed forces to be careful about the targets that they choose. As a matter of fact, our, military units are now, in fact, independent and somehow isolated, and they are acting based on instructions, general instructions given to them in advance. Well, बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अब हमारी जो फ़ौज है, जो आर्मी की यूनिट्स हैं, वो इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं और आइसोलेशन में हैं। वो अपने आप, जो उनको पहले कभी इंस्ट्रक्शंस, जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई थी एडवांस में, उसी को बेस बनाकर चल रहे हैं। और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो कहते हैं, आगे भी मैंने इनका पहले भी इनका वो सुना, तब इन्होंने यही कहा कि भाई हम चाहते हैं, ईरान चाहता है कि हर मसले का हल जो है वो बातचीत से किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा था पिछले इंटरव्यू में कि भाई ईरान तो टेबल पे बैठा था, लेकिन यूएस ने ये स्टार्ट किया, और यूएस ने अब जब ये स्टार्ट किया तो इसका अंत भी करना चाहिए। और इसका अंत एक ही तरह से हो सकता है कि बैठ के बातचीत की जा सके नेगोशिएशन टेबल पे, यानी कि ईरान कहीं ना कहीं नेगोशिएशन टेबल पे आने के लिए तैयार तो होता हुआ दिखाई पड़ ही रहा है। चलिए दोस्तों, अब ज़रा एक बार को देख लेते हैं कि किस तरह से हमारी सिचुएशन जो है, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई स्टेट ऑफ होम्स पर बात करते हैं। स्टेट ऑफ होम्स पर भी बातचीत ही, क्या है स्टेट ऑफ होम्स और स्टेट ऑफ होम्स क्यों इतना इम्पोर्टेंट आज की डेट में हुआ पड़ा है। दोस्तों, ये मैंने आपके सामने एक नक्शा रखा है जिसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ होम्स। आप देख सकते हैं कि ईरान, कतर, यूएई, ओमान, गल्फ ऑफ ओमान, और एक मैंने सर्कल यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैप पे, उस सर्कल क्या है, दैट इज़ बेसिकली स्ट्रेट ऑफ होम्स। ये एक नैरो सी पैसेज है
जो कि बेसिकली शिपिंग कंटेनर्स जो हैं यहाँ से गुजर के जाते हैं। शिपिंग कंटेनर्स कौन से? बेसिकली ये की रूट है फॉर ग्लोबल ऑयल ट्रांसपोर्ट। ये नैरो सी पैसेज है और यहाँ से ट्रैवर्स करते हैं जो शिप्स होते हैं लोकेटेड बिटवीन ईरान और ओमान है। आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ ओमान भी दिख रही होगी, एक तरफ आपको ईरान दिखता है, दूसरी तरफ आपको ओमान दिख रहा होता है। बिल्कुल छोटा सा एक तरह से ये नेक सा बना हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ से ओवर 20 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल एंड अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो हर रोज़ गुजरते हैं, विच मीन्स लगभग 20% टोटल कंजम्पशन पेट्रोलियम की लिक्विड पेट्रोलियम की कंजम्पशन का 20% यहीं से हर रोज़ गुजरता है। अब क्या इसको ईरान रोक सकता है? इज इट ईजी फॉर ईरान टू स्टॉप ऑल द ऑपरेशंस इन दिस? देखिए, अगर मैं बात करूं, ईरान के लिए थोड़ा मुश्किल है। इसको रोक तो नहीं सकता, पहली बात तो, क्योंकि इतनी जगह पे वो जंग में है। दूसरी चीज़, यहाँ पे ऑलरेडी यूएस आया हुआ है, स्टेट ऑफ होम्स में यूएस की प्रेजेंस है। लेकिन अगर वो रोक नहीं सकता, किसकी हिम्मत है जी इस समय जो वहाँ से कौन सी शिपिंग कंपनी ऐसी है जो अपने शिप्स को वहाँ से गुजरने देगी? सभी शिपिंग कंपनीज ने कहा है कि भाई आराम से बैठो, शेल्टर योर शिप्स, कोई पंगा लेने की ज़रूरत है नहीं। तो भाई स्ट्रेट ऑफ होम्स क्योंकि लगभग ना बंद होके भी बंद है, ना बंद होके भी बंद, मतलब ऑफिशियली तो खुला हुआ है, ठीक है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है इस समय वहाँ से अपने जो बेड़े हैं, शिप्स हैं, उनको पार लगाने की। तो इसलिए कह सकते हैं कि ना बंद होके भी वो बंद है। और मार्केट पर इसका कैसा असर पड़ा है वो आपने देखा ही है। एक बार को ऐसा करते हैं, देख ही लेते हैं कि भाई क्या बातचीत हुई थी, किस तरह से चलाया। बातचीत के तो खैर कोई वो है ही नहीं इस समय, तो एक ही इंडिकेटर चल रहा है जिसका नाम है ट्रम्प इंडिकेटर। और ट्रम्प वहाँ से कुछ बोलेगा तो देखेंगे। एनीवेज 350 पॉइंट नीचे हम क्लोज हुए हैं, 24,865 24,865 पर क्लोज होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज अगर बात करेंगे तो बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ था, 24,600 के आसपास हम ओपन हो रहे थे, 24,600 के आसपास, 625 के आसपास हम ओपन हुए थे। 24,603 का लो लगा और क्लोजिंग दे दी इसने 24,865, 24,990 के करीब हम पहले 20-25 मिनट में ही जा चुके थे एक बार को। बट आपको मालूम है 25,000 पे यानी कॉल राइटिंग होगी स्टार्ट, और धीरे धीरे नीचे को आया। धीरे धीरे भी क्या, आप ये समझ लीजिए 25,000 से 24,600 आना, 400 पॉइंट बहुत बड़ा डाउन साइड का रुख मिला। और लास्ट में जाके 2 बजे के बाद एक बार अपसाइड का बहुत तेज़ी से रिकवरी करता हुआ ज़रूर दिखाई पड़ा है। और अब अगर आप देखोगे 8 स्टॉक्स ऐसे थे, 8 स्टॉक्स एडवांसेस में, 42 स्टॉक्स इन डिक्लाइंस। अब ज़रा चेक कीजिएगा इंडेक्स मूवर अपवर्ड कौन से थे। BEL, हिंडाल्को, सनफार्मा, ITC, ONGC। मुझे लग रहा है अपार्ट फ्रॉम ITC अगर छोड़ दूं तो सभी के सभी दिक्कत भरे ही सबब में थे। कोई मतलब इतना बड़ा वेटेज नहीं है, बाकी तो ITC के सिवाय किसी का खास बड़ा वेटेज है ही नहीं। लेकिन अगर आप देखोगे गिरावट में तो आपको पता है, चाहे वो बैंकिंग था, चाहे वो IT सेक्टर था, और सबसे ज़्यादा कौन पिट रहा है? सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा होगा कि इंडिगो पिट रहा है। क्यों पिट रहा होगा भाई? ये इंडिगो क्यों पिट रहा हुआ? 6-7% पिटे हैं इंडिगो जैसे स्टॉक्स। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जितना भी इनका भी स्टेक है, स्टेक किस चीज़ में स्टेक है? इनके जहाज भी मिडल ईस्ट तक जाते हैं, मिडल ईस्ट में बहुत सारी फ़्लाइट्स कैंसलेशन है। फ़्लाइट कैंसलेशन के कारण इनको वो इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब देखते हैं कि परसों होता क्या है, यानी कि 4 मार्च को जब हम ओपन होंगे तो क्या हो सकता है। 4 मार्च को हो सकता है कि कुछ शांति हो जाए। पहली बात तो ट्रम्प इंडिकेटर है, बाकी तो कोई इंडिकेटर है ही नहीं। अब ट्रम्प साहब शायद कुछ शांति भरा संदेश दें, कुछ शांति हो, कुछ टेबल पे आए, ये दोनों ईरान और अमेरिका दोनों ही टेबल पे आए, तब कुछ होने के चांसेस अच्छे लगते हैं। लेकिन अब सारी कहानी रहेगी कि क्रूड ऑयल क्या रुख दिखाता है। अगर क्रूड ऑयल तेज होता है तो मार्केट पर उसका इम्पैक्ट इनवर्स पड़ता है। और दोस्तों, ये तो बातचीत हुई मार्केट पर, स्ट्रेट ऑफ होम्स पर, किस तरह से US और ईरान का जो वॉर चल रहा है वो किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है उस पर। लेकिन अगर आप 3 दिन के प्रोग्राम में, फ्री प्रोग्राम है, में
पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो आज ही आप क्रिप्टो करेंसी में डेल्टा अकाउंट में क्रिप्टो करेंसी अकाउंट खुलवा सकते हैं, जो कि आपको पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में और डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में लिंक मिल जाएगा। अकाउंट खुलवाने के बाद व्हाट्सएप नंबर जो दे रखा है वहाँ पर स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा और आपको 3 दिन के प्रोग्राम में एंट्री मिल जाएगी। इसकी कोई फीस नहीं है, देयर इज़ नो अदर कंडीशन, द ओनली कंडीशन इज़ कि आपका हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट होना डेल्टा एक्सचेंज में ज़रूरी है। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक पर्पज से की गई, इसका बायसेल की सलाह से तो कोई लेना देना है ही नहीं। बायसेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक, हैव अ ग्रेट हैप्पी होली, बाय बाय।